देखिए, आज का जो लेक्चर स्टार्ट है वो ह्यूमन या ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से स्टार्टिंग है इसकी। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि जब हम सेलुलर पार्ट की बात करते हैं, यानी रेस्पिरेशन के दो पार्ट हैं, एक है सेलुलर और एक है मैकेनिकल। तो ये यहीं से स्टार्ट भी है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो डेफिनेशन क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया है कि इट इज ओनली इनटेक ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देना। रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और यू कैन से इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो होता है सेल में, ये आप याद रखिएगा। एनर्जी इन्वॉल्व, नो एनर्जी, भाई हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, इसमें ऐसी वाली एनर्जी रिलीज नहीं होती है ना। अच्छा, नो एनर्जी इज इन्वॉल्व, ऐसा नहीं है कि इसमें एनर्जी का कुछ प्रोसेस होगा। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, रेस्पिरेशन से एनर्जी निकलती है। अकरेंस, अकर इन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट, अकर्स इनसाइड द सेल। नेचर, फिजिकल या इसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल प्रोसेस है, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि सेल में होती है। एंजाइम रिक्वायर्ड, इसमें नहीं, कोई एंजाइम नहीं चाहिए, इनहेल और एक्सहेल करने में कोई एंजाइम नहीं चाहिए, जबकि ब्रीदिंग करने, रेस्पिरेशन करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, रेस्पिरेटरी एंजाइम चाहिए। आगे की बात करूंगा मैं। अब जो है ऑर्गेनिजम्स, जो हम ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, मतलब हमारे ऑर्गन के अंदर कौन कौन से, मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे क्या क्या आएगा, ये एक ही जगह पे पूरा पूरा लिख दिया गया है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं यहाँ से, पर मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं पहले डायग्राम समझाता हूँ, फिर पीछे आते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे एक एक करके। तो जो ये डायग्राम यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आप इस डायग्राम को देखिए। डायग्राम में यहाँ से नॉस्ट्रिल से ये स्टार्टिंग हुआ है, एयर नॉस्ट्रिल से अंदर आती है, पहुंचती है नेसल कैविटी में, वहां से जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाएगी लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स में, वहां से जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया में जो यहाँ पर देखो लाइंस ऐसे ऐसे दिख रही होंगी आपको, ये ऐसे ऐसे, ये सी के आकार की कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, सी के आकार की। अच्छा, इसके पीछे एक और बात है कि अगर आप ऐसा सोचें कि ये सी के आकार की क्यों है, ये मतलब कि पूरी रिंग के फॉर्म में क्यों नहीं है, पूरी गोल क्यों नहीं है, तो उसके पीछे की एक वजह है। भाई सी के आकार की अगर होगी तो हम इसको, जैसे देखिए आप मेरे कैमरे की तरफ देखिए, अगर हम इसको सी को करेंगे तो ये दबाया जा सकता है, इतना मार्जिन है बीच में, यहाँ पे सी के आकार में यहाँ पे आपको मार्जिन दिख रहा है। अगर सपोज ये कंप्लीट होता है, ऐसे पूरा बंद होता है, ऐसे पूरी रिंग होती, तो ये कोलैप्स ही नहीं होती, यानी ये ऐसे कंप्रेस करोगे तो ये दबेगी ही नहीं। लेकिन अगर ये सी के आकार का है, तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, ऐसे दबाएंगे, तो देखो ये दब रहा है, ये उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है जो जगह इसने खाली छोड़ी हुई है। तो सी के आकार को रखने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कंप्रेस हो सकती है, इसलिए ये कोलैप्स होने से हमें बचाएगा। जैसे हम गर्दन को दबाएंगे या अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, अपनी गर्दन ऐसे ऐसे घुमाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो क्या है कि दबेगे नहीं ये, मतलब उतना दबेगा, लेकिन हाँ टेढ़ा नहीं होगा और ब्रेक नहीं होगा। वरना अगर रिंग फॉर्म होता तो प्रेशर बढ़ने पे ये ब्रेक भी हो सकता था। इसलिए ट्रैकिया में सी के आकार की कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, ये आप याद रखिएगा बात को। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो अगला स्ट्रक्चर है, ये डिवाइड होता है। ट्रैकिया को हम जब देखते हैं तो वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पर ब्रोंकी जो ब्लू कलर का दिख रहा है, और आगे जाएं तो आप उसको ब्रोंकाई कह सकते हैं। ब्रोंकाई एक प्लूरल वर्ड है, ये ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है। ब्रोंकाई और ब्रोंकस में कोई फर्क नहीं है। ब्रोंकाई मतलब सिंगुलर, ये जो पाइप है ना, ये पाइप ब्रोंकाई है। इसको बाद में डिवाइड करते हैं, जब ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको ब्रोंकस कहते हैं। मतलब एक वाई के आकार का, तो वाई का जो स्टिक होगी वो ब्रोंकाई है, और उसके जो दो पार्ट डिवाइड होते हैं उसको ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस को और जब फर्दर डिवाइड करोगे तो उसको ब्रोंकियोल्स कहेंगे। और ब्रोंकियोल्स फाइनली जो है, ऐसे देखो ये लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से ये
बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं उनमें डिवाइड होते हैं। और एक बात यहाँ देखिएगा, इन सभी एल्वियोलाई के ऊपर यानी कि जो ओवल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो डायग्राम में ब्लू कलर का आपको लाइन दिखाई जा रही है, वो लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है कैपिलरीज को, या उसको, हाँ, ब्लड कैपिलरीज को। तो ये एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है ना, अंगूर का क्लस्टर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। और उनके हर एक के ऊपर बहुत सारी एल्वियोलाई का नेटवर्क पाया जाता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैस वगैरह होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अच्छा, उसमें और भी बहुत बातें देखो। ये जो डायग्राम है, ये जो लंग्स दिखाया जा रहा है आपको, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का। अच्छा, राइट साइड का लंग आपको ऐसा दिख रहा है। इसके ऊपर जो लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उनको प्लूरा कहते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा, PLEURA, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि डबल लेयर से होती है। यहाँ पे देखो डबल दिख रहा है आपको, एक मेम्ब्रेन ये है और एक मेम्ब्रेन ये है। तो इन दोनों मेम्ब्रेन के जो बीच में है, वहां पर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड, एक लिक्विड भरा होता है उसके बीच में, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं इसको। अच्छा, तो ये करता क्या है, दो मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगा, जब भी लंग्स, जैसे ये देखो मेरे हाथ की तरफ देखना, जब भी ये लंग है डबल लेयर मेम्ब्रेन के, और ये जब भी एक्सपेंड करेंगे, ऐसे ऐसे एक्सपेंड करेंगे, देखो मेरा हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूं मैं, ऐसे एक्सपेंड कर रहा हूँ। अभी एक्सपेंड जो हो रहे हैं, तो ये एक्सपेंशन में सपोज अगर ये सिंगल लेयर होती तो सारा प्रेशर एक ही लेयर को पड़ रहा होता, तो इसके ऊपर एक डबल लेयर लगा दी गई। अब डबल लेयर लगा लेने की प्रॉब्लम भी है, जब ऊपर वाली, जब अंदर की लेयर एक्सपेंड करेगी तो ऊपर की लेयर उससे फ्रिक्शन करेगी, रगड़ लगेगी उसमें। तो फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए बीच में एक लिक्विड भरा गया है, उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, याद रखिएगा। और ये लिक्विड क्या करता है, दोनों मेम्ब्रेन को आपस में चिपकने नहीं देता, फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होने देता। ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो लंग्स एक्सपैंड और कोलैप्स होते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। अच्छा, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए लेफ्ट में, लेफ्ट जो लंग है आपको यहाँ दिख रहा है, देखो हल्की सी नॉच क्रिएट है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा छोटा सा ऐसे ऐसे देखो एक कट बना हुआ है, और इसी कट में यहाँ बीच में हार्ट लोकेट होता है, बीचों बीच यहाँ पे हार्ट होता है। लोग कहते हैं कि हार्ट जो है लेफ्ट साइड में होता है, पर ऐसा नहीं है बेटा, हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं होता, हार्ट सेंटर में ही होता है। स्लाइटली टिल्ट होता है वो लेफ्ट साइड में, स्लाइटली टिल्ट होता है, मतलब है तो वो बीच में। जैसे ये देखो, देखो ये मैं माउस दिखा रहा हूँ आपको, मेरे कैमरे की तरफ देखिए, ये ऐसा ऐसा रखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा ऐसे घूमा हुआ है, ट्विस्टेड है ये लेफ्ट साइड को। तो इस वजह से हम इसको ऐसा बोलते हैं कि लेफ्ट की तरफ, पर कहना अलग बात है, पर साइंटिफिकली ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट के साइड होता है। अब नीचे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डायाफ्राम, सबसे नीचे पाया जाता है। इनहेल और एक्सेल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर डायाफ्राम नीचे नहीं जाएगा तो लंग्स के अंदर भी एयर नहीं आएगी, याद रखना। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। आपने जैसे कि होली में पिचकारी वगैरह देखी होगी, पंप वाला, या जो साइकिल में जो पंप भरते हो ना, हवा भरते हो ना साइकिल की पंप, तो पंप में जब तक तुम उसके जो ऊपर वाला लीवर होता है वो ऊपर ऐसे नहीं उठाओगे, तब तक उसके अंदर हवा नहीं जाएगी, और फिर जब तक प्रेस नहीं करोगे तो वो उससे बाहर नहीं निकलेगी। यानी अगर वो पंप ऊपर नीचे, या जो उसका जो लीवर जैसा है वो अप डाउन नहीं हो रहा है, तब तक वो नहीं होगा, एयर को इनहेल और एक्सहेल नहीं कराने देगा वो। उसी तरीके से डायफ्राम यहाँ पर भी, अभी मैं आपको समझाऊंगा डायफ्राम की मैकेनिज्म कैसे काम करती है, पर आप अभी स्ट्रक्चर याद रखिए। डायफ्राम का मस्कुलर, एक फ्लैप जैसा है, मस्कुलर डायफ्राम होता है, याद रखिएगा। और ये ऑलमोस्ट सब कुछ स्ट्रक्चर मस्कुलर है, केवल यहाँ पर जो ट्रैकिया में जो रिंग पाई जाती है वो कार्टिलेज की होती है। अच्छा, इसके बाद और क्या बताना है इसमें, यहाँ पर जो जो जगह दिख रही है आपको, लंग्स के जो बाहर की जो जगह दिख रही है, ये जगह लंग्स के और रिब केज के बीच की जगह जो होगी, याद रखिएगा। इसके बाहर रिब केज है, वो भी आप याद रखिएगा। इसके सबसे बाहर साइड में, एक मिनट मैं इसके यहाँ दिखा रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे रिब्स पाई जाती हैं इसके बाहर साइड में, पता ही होगा आपको, रिब केज के अंदर ये
लंग्स पाए जाते हैं। तो रिब केज के बीच में और लंग्स के बीच में जो जगह है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, सपोज दैट ये रिब केज है आपका, देखिएगा ये रिब केज है, मान लो ये आपकी बैकबोन है, उसी से रिब केज कनेक्टेड होता है, और ये आपके लंग्स है, ब्लू वाले लंग्स बता रहा हूँ, ब्लू वाले लंग्स है, ऐसा मान लो ये ब्लू कलर के लंग्स हैं। तो रिब केज, ये जो रेड वाली लाइन है, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, रिब केज है ये, और ये लंग्स है। अच्छा ठीक है, लंग्स और रिब केज की जो बीच की जगह है मैं उसको बता रहा हूँ, और ये लंग्स है। मैं अब इन तीनों के नाम एक साथ लिखूंगा। सबसे बाहर है रिब केज, रिब्स, उसके बाद जो पाया जा रहा है आपका यहाँ पे थोरैसिक कैविटी, याद रखिएगा, CISC नहीं SIS, SIC, थोरैसिक कैविटी। एक मिनट। तो जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, रिब केज बताई मैंने आपको यहाँ पे, और उसके बाद थोरैसिक कैविटी बताई और लंग्स बताया। यहाँ पे थोरैसिक कैविटी वो खाली जगह होती है जो लंग्स के और रिब केज के बीच में पाई जाती है। तो ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब एक और बात समझिए, जैसे रिब केज है ये जो है, अब मान लो इसके ऊपर भी जो रिब केज है, ये ऐसे रिब केज है, एक और रिब केज है ऐसे, इनके बीच में, यानी कि कहने का मतलब है इन दो रिब्स के बीच में यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं जो रिब्स को एक्सपेंड कराने में और थोड़ा सा डाउनवर्ड कराने में हेल्प करती हैं। वो यहाँ पे होती हैं इस तरीके से। तो इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। ये वर्ड नहीं आएगा आपके एनसीईआरटी में, ये थोरैसिक कैविटी नहीं आएगा और इंटरकोस्टल मसल नहीं आएगा, पर मैं समझा दे रहा हूँ आपको। इंटरकोस्टल मसल, ये वो मसल्स होती हैं जो कि रिब्स को एक्सपेंड और कोलैप्स कराने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ तक था स्ट्रक्चर वाला पार्ट, जो मैंने पूरा का पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। लंग्स का स्ट्रक्चर मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मतलब इनके अंदर जो प्रोसेस है, लंग्स के अंदर जब एयर आती है, वो और भी इजी पार्ट है। तो वो कैसे आती है एयर, तो देखिए सबसे पहले एयर कहाँ से आती है, हमारी नॉस्ट्रिल से एयर अंदर आती है। नॉस्ट्रिल से एयर अंदर लेने का बेनिफिट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि नॉस्ट्रिल से एयर लेने का बेनिफिट क्या है। तो हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि नॉस्ट्रिल को जब हम नाक से सांस लेते हैं, तो जो नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल के अंदर, यानी जो नेसल कैविटी के अंदर छोटे छोटे से सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेंगे, पहला फायदा। दूसरा फायदा, जो बाहर से जो एयर आ रही है, पता नहीं उसका टेम्परेचर कितना है, मान लो उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, समझो। अब 40 डिग्री सेल्सियस जो अगर उसका टेम्परेचर है, तो अब हमारी बॉडी का 37 रहने वाला है। तो जब 37 रहेगा तो वो लंग्स को, मतलब ड्राई एयर है वो, ड्राई, कभी भी जो हम एयर बाहर देखते हैं ना, वो हमेशा ड्राई ही होती है। मतलब बारिश के सीजन में वो मॉइस्चराइज्ड होती है, मोस्ट ऑफ देम, जैसे विंटर है या समर है, उसमें वो ड्राई ही रहने वाली है। तो ड्राई एयर लंग्स में नहीं भेजनी है हमको, कभी भी नहीं भेजनी है, उसको हमें मॉइस्चराइज करके भेजना है। तो मॉइस्चराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे नेसल कैविटी से जब लेंगे, तो यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है इनर वॉल में। नेसल कैविटी की जो इनर वॉल में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो आप जानते होंगे, पता है आपको, स्टिकी सा लिक्विड निकलता है। वो लिक्विड में जो भी मॉइस्चर होता है, वो इसके साथ, एयर के साथ में मिक्स हो जाता है, एयर के साथ में वो मिक्स हो जाता है, उसके पार्ट उसके साथ चला जाता है। इसीलिए आपको नाक साफ करनी होती है, जिसमें वो पपड़ी जैसे निकलती है, जो, क्योंकि वो म्यूकस ड्राई हो जाता है, और वो ड्राई म्यूकस को हटाना होगा आपको। तो वो ड्राई इसी वजह से होता है क्योंकि उसका जो वाटर वाला जो पार्ट है, वो एयर के साथ चला गया। अब ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमारे नेसल कैविटी से एयर यानी अंदर लेने का फायदा ये हुआ। माउथ से डायरेक्ट चली जाएगी, माउथ में वो चीज नहीं होगी उतनी,
उतनी नहीं होगी, क्योंकि माउथ थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट एयर को अंदर भेज देता है, नेसल कैविटी घुमा के एयर को लेके जाती है, तो ये फायदा है। तो नेसल कैविटी आप लिखिएगा, अगर बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन, नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, यहाँ पे एक वर्ड आएगा ब्रोंकाई, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आप याद रखना, लिखना है आपको, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में पहुंचेगा एल्वियोलाई। ऐसे सीरीज आपको बनानी है लंग्स को पूरा, मतलब ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आएगा, जरूर आएगा, ये सीरीज में आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द ह्यूमन, तो ये आ सकता है। तो आप ऐसी ही सीरीज पूरी पूरी बना के आएंगे उसमें। तो ये तो था यहाँ तक का टॉपिक। अभी एक्सचेंज कराने का अब मैकेनिज्म आएगा, इनहेल और एक्सहेल कराने का। तो मैं यहाँ पे आपको वो पढ़ाने जा रहा हूँ अब। देखिए, तो मैंने यहाँ पर जो आपको अभी दिखाया, अभी आपको जो मैंने यहाँ पे समझाया, ये लंग्स का डायग्राम और जिस ऑर्डर में जो एयर अंदर आती है, अगर ये रीडिंग करेंगे तो ये समरी लिखी हुई है उसी चीज की। नेसल कैविटी में क्या होता है, 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हैज एन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन लाइंड बाय सीलिएटेड एंड सेंसरी एपिथेलियल, इसीलिए सीलिएटेड मतलब जो सीलिया पाए जाते हैं, सेंसरी मतलब जो स्मेल लेने का काम करेंगे, which helps in filtering the air and warming or cooling of the inhaled air. Mucus secreted by them prevent dust particle for the entry, वो उसमें चिपक भी जाता है particle. 2 internal nostril acts as the end of this cavity from which there air into the pharynx. ठीक है, pharynx क्या है बताइए आपको, निचला पार्ट जो माउथ और एयर को लेने का एक कॉमन स्पेस है। पोस्टीरियरली, देखिए एंटीरियर मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर होता है मतलब पीछे। इट हैज 2 ओपनिंग, डॉर्सल ओपनिंग जिसको गलट कहते हैं, आपको याद करिए, मैंने आपको उसमें समझाया गलट किसको बोलते हैं, गले को या नीचे के पार्ट को, लीडिंग टू द ईसोफेगस। एंड वेंट्रल ओपनिंग यानी गलट जाएगा आपका ईसोफेगस की तरफ जाएगा, पर हमें वहां तो जाना नहीं है, तो हमें किधर जाना है, हमें जाना है ट्रैकिया में। तो अभी हमको किस है, वेंट्रल पार्ट में, जिसको कि ग्लॉटिस कहते हैं, और ये अपर्चर जो है इसका, या ट्रैकिया आप इसको कह सकते हैं, वहां उस तरफ हमको आगे बढ़ना है। आप याद करिए, मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर में इस बारे में आपको दिखाया भी है। कार्टिलेजिनस फ्लैट एपिग्लॉटिस गार्ड करता है कि किधर जाना है, तो वो एयर उधर भेजता है। ग्लॉटिस प्रिवेंट द फूड, वो आपको मैंने बताया था ट्रैकिया में। उसके बाद लैरिंक्स वॉइस बॉक्स, द अ पेयर ऑफ मेम्ब्रेन, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है 2, जो कि वाइब्रेट होती हैं जब एयर उनसे पास होती है, तो अंदर जाते समय तो वो वाइब्रेशन से साउंड नहीं क्रिएट होता, लेकिन जब विंड बाहर निकलती है, डायफ्राम जब उसको धक्का देते हैं वापस ऊपर को, तो जो विंड बाहर निकलती है उससे एक साउंड वाइब्रेशन का क्रिएट होता है, जिसको हम अपने माउथ से, टीथ से, मतलब माउथ में जो टीथ है, टंग है, उससे हम एक वर्ड में उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं अपना मुंह खुला रखूंगा और टंग बाहर रखूंगा और मैं कहता हूं कि ए बोल के दिखाओ, तो मैं ऐसे खोल के कैसे कहूंगा ए, अब मैं कहूंगा बी, ए, तो आप नहीं समझ पाओगे कि मैं ए कह रहा हूँ या बी कह रहा हूँ। तो मैं एक वाइब्रेशन वही है, वाइब्रेशन वही नॉर्मल है, अब उसको कन्वर्ट कराना है, वो टंग और टीथ का काम है। टंग क्या करती है, हल्का सा नैरो पैसेज क्रिएट कर देगी। टीथ क्या है, थोड़े से रिजिड हो, ऐसे मतलब आप बंद कर लोगे माउथ को, तो अपना ए बी सी डी ऐसे वर्ड्स अलग अलग मसल्स के मतलब जो है उसकी, जैसे आप बांसुरी देखते हैं, तो बांसुरी में जो हवा भरी जाती है, हम मतलब साउंड एयर देते हैं, तो वो तो बराबर ही दे रहे हैं, लेकिन जो उसमें जो छेद बने होते हैं उनको हम बार बार अलग अलग प्रेस करते हैं, तो अलग अलग साउंड निकलता है। तो बिल्कुल सेम यही कंडीशन हमारे माउथ के साथ भी हो रही है। साउंड प्रोडक्शन फोनिक्स का पार्ट है, 11th में आपको पढ़ाया जाएगा, वो सब आपको समझाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग है, ये बताया है। सराउंडेड बाय लंग्स के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सराउंडेड बाय 2 प्लूरल मेम्ब्रेन containing a fluid between and reduce the friction, spongy organ formed by the subdivision, ये सब तो आपको पता ही है, bronchiole, each dash dash dash, ये सब कुछ पता ही है आपको। alveoli कवर्ड होती हैं ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क से, तो ये वही है जो मैंने आपको अभी समझाया। अब जो अगला पार्ट आने वाला है, एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे हो रहा है, तो पहले वो समझ लो यहाँ पे, फिर उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन समझाएंगे।
यहाँ पर जो देखिए सबसे ऊपर टॉप में क्या लिखा हुआ है, एयर जो अंदर आ रही है, उसमें क्या है भाई, उसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रहा है, देखो अंदर आता हुआ दिख रहा है, CO2 यहाँ से बाहर जाता हुआ दिख रहा है, हीमोग्लोबिन जो है इसको कैरी कर रहा है, हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 1 कार्बन डाई को लेकर आता है और वापस जाते समय 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो जब वो ऑक्सीजन लेके आ रहा होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब वो कार्बन डाई लेके आ रहा होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये फ्लो चार्ट कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे कि जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं जो कि कलेक्ट करती हैं, हर एक जगह जाती हैं, हर एक सेल्स तक पहुंचती हैं, उनसे ऑक्सीजन देती, उनको ऑक्सीजन देती हैं, फिर वहां से कार्बन डाई कलेक्ट करती हैं, फिर वही जो आर्टरीज और वेन का काम है हमारी बॉडी में, तो वो उसी तरीके से पूरा सिस्टम समझाया जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पर जो आगे देखिएगा फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, भाई हम रेस्पिरेशन जो करेंगे उससे क्या क्या और क्या क्या होता है हमारे अंदर, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, इनहेल करना एक्सहेल करना ये तो अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। दूसरा साउंड, इनहेल करने से ही हम बोल पाते हैं, और मतलब इनहेल एक्सहेल यानी वोकलाइजेशन जो है वो एक मतलब एक प्रोसेस है जो इनहेल एक्सहेल के ही द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होता है, याद रखिएगा। असिस्टेंस इन एब्डोमिनल कंप्रेशन, एब्डोमेन जो हमने भी बताया, लंग, ये लंग्स के नीचे जो एब्डोमेन है, ये क्या करता है जब हम यूरिन करते हैं, मिक्टूरेशन इसका साइंटिफिक नेम है, यूरिन यानी कि जब हम बाथरूम जाते हैं तो देखना हम प्रेशर जो लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं ना बैठ के, जो ऐसे करते हैं, जो प्रेशर लगा रहे हैं वो एब्डोमेन नीचे की तरफ को प्रेस कर रहा है, उसको याद रखना इस बात को। तो फीसेस यानी ये हो गया, यूरिन करते समय, चाइल्ड बर्थ के समय जो उस समय भी प्रेशर लगाने के लिए कहा जाता है कि प्रेशर करो, उसको पार्जुरेशन कहते हैं। और ये फीसेस करने को डेफिकेशन कहते हैं, देखो साइंटिफिक वर्ड लिखे हैं, ओलंपियाड में पूछे जाएंगे कई बार आपके, इसलिए तैयार करना। कफिंग स्नीजिंग फॉर सेल्फ क्लीनिंग द रेस्पिरेटरी सर्फेस, ये तो पता ही होगा, छींकना, कस के खांसना, ये रेस्पिरेटरी सरफेस वगैरह के लिए होता है। अच्छा, इसके बाद अब इनहेल और एक्सहेल, ये पूरी कहानी इसके अंदर आने वाली है। तो मैं आपको इनहेल और एक्सहेल की एक्चुअल मैकेनिज्म समझाता हूं क्या होता है। इनहेल यानी कि इट इज टेकिंग इन एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, रशिंग इन ऑफ एयर थ्रू, यानी नॉस्ट्रिल, यानी जो बाहर से जो हवा है अंदर आ रही है। इट इज एक्सपेलिंग आउट एयर, समझ में आ गया। ट्रैकिया, यहाँ पर क्या, पाथवे ऑफ एयर, नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ये सब आपको मैंने पढ़ाया ही पहले, कि वही जो पैसेज मैंने आपको पढ़ाया था, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, वो सब तो हो गया, पर मेन क्या लाइन है यहाँ पे, रिब्स मूवमेंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनहेल करने में रिब्स फॉरवर्ड और ऊपर की तरफ उठते हैं, या आप इसको एक्सपैंड भी लिख सकते हो, एक्सपैंड। डाउनवर्ड एक्सहेल करने में वो नीचे की तरफ जाते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ जाने को फ्लैट होना कहते हैं। उसके बाद एक्सहेल करने में यहाँ पर वो रिलैक्स हो जाता है और वापस डोम शेप या ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाता है। मतलब ऐसा मान लो, डायफ्राम एक ओरिजिनल कंडीशन में होता है जिसमें पहले से ही इस कंडीशन में है, वो मेरे हाथ की तरफ देखो जो मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे जैसे धनुष है, धनुष है, समझो बात को, धनुष, धनुष को मैंने पकड़ के ऐसे खींचा, स्ट्रिंग को मैंने खींचा, तो खींचने के बाद जब तुम छोड़ोगे तो वो अपने वापस उसी कंडीशन में जाएगा ना, समझ में आ रही हुई बात आपको। तो ये उसी तरीके का कंडीशन यहाँ पर भी हो रही है। अब यहाँ पर ये ऐसा है कि ये डोम शेप में पहले से ही है, तो तुम डोम शेप को खींच के जब नीचे लाओगे तो टेंशन क्रिएट कर रहे हो आप उसमें, और जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो वापस वो उसी कंडीशन में चला जाएगा। तो ये हो गया डायफ्राम का मूवमेंट। वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थोरेसिक कैविटी अभी मैंने आपको समझाया था, चेस्ट और जो आपका लंग्स के बीच की जो कैविटी है उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी और इनहेल में थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगी। प्रेशर, प्रेशर जो है थोरेसिक कैविटी में डिक्रीज हो जाएगा, आपको ये बात पढ़ाई गई होगी, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, याद रखो। लंग्स में भी आप ऐसा सेम, ऐसा लंग्स में भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ऐसा ये बात को
रिप्लेस करके वॉल्यूम के लिए भी यही कंडीशन लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, इधर डिक्रीज, प्रेशर ऑफ लंग्स इधर लिख सकते हो डिक्रीज, इधर लिख सकते हो इंक्रीज। तो ये तो था आपका। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब कुछ सिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ऐसे इनहेल हो रहा है। देखो यहाँ देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, इंटरकोस्टल मसल अभी मैंने आपको बताया था, मसल्स के बीच की जो जगह होती है वही उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये मतलब ये होता है इंक्रीज वॉल्यूम, और ये जो सब बातें बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये उसी से जुड़ी हुई पॉइंट है ये। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स अभी बताया मैंने, थोरैसिक कैविटी को थोरैक्स कहते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, इन्फ्लेट, डिक्रीज इन प्रेशर इन लंग्स, ये सब अभी मैंने आपको बताया, इनहेल हो गया भाई। डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिब्स ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, यहाँ दिख रहा है आपको ये बात, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, लंग्स अंदर, ये देखो एयर अंदर आ रही है, रिब्स मूव आउट एंड अप एंड आउट, सब कुछ यहाँ दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, हर एक चीज। और इसका ही उल्टा लिखना है आपको यहाँ पे, इसका बिल्कुल अपोजिट लिखना है नीचे वाले में, इतना आसान है। तो आपको ये लिखना है, और ये अब इसी में जो जितना दिया गया है, हाँ ये आप ये फ्लो चार्ट से आपको लिख देना है सब कुछ, बाकी ये सब छोड़ देना है। ये फ्लो चार्ट से कुछ कुछ बातें, मतलब मेन पॉइंट फ्लो चार्ट ऐसे ही बनाना है, इसमें ऐसे ही बनानी है। और उसके बाद ये डायग्राम बनाना है लंग्स वाला, और उसके बाद ये लिख देना, उसके बाद मैकेनिज्म में ये छोड़ देना, मैकेनिज्म में ये छोड़ देना, केवल ये फ्लो चार्ट बनाना, ये वाला टेबल बनाना, और ये वाला बना देना, ये जरूर बनाना, ये दोनों, ठीक है। और डायग्राम ये नहीं बनाना, लंग्स का डायग्राम, इधर वाले डायग्राम नहीं बनाने आपको। तो बस आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और ये मैं इसी को और भी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा, ये जो बचा हुआ है ये तो मैं बता चुका हूँ, HbCO2 और HbO2, हाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि ब्लड प्लाज्मा और उसके बीच में एक्सचेंज होता है।